अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की बढ़ती हुई घातक महामारी की। कोरोना वायरस से ग्रसित गंभीर मरीज जो बेड की तलाश में अस्पतालों की तरफ भटक रहे हैं, उन्हें लाशें दिखाई जा रही हैं, उनके लिए बेड उपलब्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन का अभूतपूर्व संकट विद्यमान है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने निजी अस्पतालों को डरा धमकाकर उन्हें खामोश रहने पर मजबूर कर दिया है। पेशेंट्स की मृत्यु हो रही है और जीवन रक्षक दवाओं का उत्तर प्रदेश में भयानक अभाव है। इन अभावों के बीच जब उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमित मरीजों का टेस्ट नहीं हो रहा हो, टेस्ट को बाधित और सीमित कर दिया गया हो और उसमें भी RT-PCR टेस्ट और कम कर दिए गए हों, तो उत्तर प्रदेश में डेटा मैनेजमेंट ज़्यादा ध्यान है बशर्ते कोविड मैनेजमेंट का। उत्तर प्रदेश में हालात दिनों दिन बहनों भाइयों बहुत ही विकराल होते जा रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग अपनों को खो रहे हैं। तमाम लोगों की जिंदगियां कोविड के काल में बदल गई हैं। लोगों का संसार बदल गया है। किसी ने अपना पिता खोया, किसी ने एक दिन में अपना पूरा परिवार खो दिया, किसी ने पत्नी और बेटा खो दिया, किसी ने पति और पत्नी खो दिए, वो बेटे और बच्चे अनाथ हो गए। लोगों का जीवन इतनी तेजी से बदल रहा है कि कब किसके साथ क्या घटनाक्रम हो जाए, एक डर लोगों के मन में बैठ गया है। मैंने अपने जीवन काल में इस प्रकार का भय जनता के बीच नहीं देखा। यह भय की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? सरकारों की नाकामयाबी से। सरकारें और उनका स्वास्थ्य प्रशासन पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में चरमरा गया है, ध्वस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था लगभग ढह चुकी है। अफसोस की बात यह है कि जिन्हें बचाया जा सकता है वो मर रहे हैं। इनमें से तमाम लोगों को जो मारे गए हैं हम बचा सकते थे, ऑक्सीजन देकर, इलाज देकर और बेहतर दवाएं देकर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने ही लोगों को बचाने में नाकाम रहे हैं। लोग कोरोना से कम ऑक्सीजन की कमी, दवाओं का अभाव, अस्पताल में जगह न होने की वजह से ज़्यादा मरे। मरीजों को देखने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर, हेल्थ वर्कर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की लगातार शॉर्टेज होती जा रही है। वो या तो संक्रमित हो रहे हैं या खुद भी इसके शिकार हो रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि 25 दिन बीतने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोविड से निपटने का कोई ठोस प्लान नहीं है। यह सबसे बड़ा दुखद विषय है। मैं इस पूरे सप्ताह मैंने आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना नियंत्रण के लिए गठित की गई टीम 11 की पोल पट्टी खोली। 400 दिन तक यह टीम 11 उत्तर प्रदेश में कोविड नियंत्रण को लेकर प्रतिदिन बैठक करती रही और जब इम्तिहान की बारी आई, यह टीम 11 वर्टिकली फेल्ड, बुरी तरह से नाकाम साबित हुई। इस टीम की विफलता ने उत्तर प्रदेश में हजारों लोगों को मौत के कुएं में ढकेल दिया। टीम 11 जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था के ढहने की। टीम 11 रिस्पॉन्सिबल है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की तबाही आई है उसके लिए। टीम 11 जिम्मेदार है कि उसने कोई तैयारी वक्त रहते नहीं की। टीम 11 इस बात की जिम्मेदार है कि जब दूसरी लहर आई तो उसके पास न तो ऑक्सीजन थे, ना ICU बेड हैं, ना दवाएं हैं पर्याप्त मात्रा में और ना टेस्टिंग हो रही है। नतीजा आपके समक्ष विद्यमान है। टीम 11 की नाकामी पर जब जनता की नाराजगी फूटी, जनता नाराज हुई, विधायक, सांसद, मंत्रियों ने पत्र लिखने शुरू किए, सार्वजनिक पब्लिक स्टेटमेंट देना शुरू किया, तो आज सुबह उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी टीम 11 को भंग कर दिया। जिस टीम 11 के साथ 400 दिनों से बैठकें चल रही थी तैयारियों की, आज उसको भंग कर दिया गया। यानी सरकार ने स्वीकार लिया कि उनकी वो टीम नाकाबिल और नाकाम रही और उत्तर प्रदेश को तबाही के रास्ते में ढकेलने वाली थी। अब इसका सब्स्टिट्यूट तलाशा गया और फिर वही गलती दोहराई जा रही है। अब टीम 11 को छोटा करके टीम 9 का गठन कर दिया गया है। इस टीम 9 में 2 मिनिस्टर, 5 IAS और 2 IPS अफसर रखे गए हैं। आज भी इस कमेटी के भीतर कोई भी विशेषज्ञ, कोई भी महामारी एक्सपर्ट, कोई भी स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस के जानकार या फिर वो लोग जो काबिल डॉक्टरों की टीम है, उनको फिर से सम्मिलित नहीं किया गया और फिर एक टीम 9 बना दी गई। हद तो इस बात की है कि जिस मंत्री के पास उसके विभाग का दायित्व ही नहीं है,
उसको वो विभाग उसका काम देखने के लिए दिया गया है। मिसाल के तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर में पीएचसी और सीएचसी आती है, लेकिन वो किसकी कमेटी की अध्यक्षता में जाएगी? मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर के। विभाग किसी और मंत्री का और वो खुद भी एक कमेटी का अध्यक्ष है, लेकिन उसका काम कौन देखेगा? मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर। यही समन्वय का अभाव है, यही समझ का अभाव है, यही नादानियां हैं, यही अनुभवहीनता है और यही प्रशासनिक विफलता है। मैं पिछले 14 महीने से जिनका जिक्र करता आ रहा हूं, एक एक करके वो समक्ष आपके विद्यमान हो रही है। ये सरकार अपने ही बनाए चक्र में लगातार घूम रही है, वो उससे निकलना नहीं चाहती है। अगर निकलना चाहेंगे तो इनके पास सॉल्यूशन भी मिलेगा। सॉल्यूशन कब मिलता है? जब आप स्वीकार करें। स्वीकार करके भी वही गलती करेंगे, नतीजा आपके समक्ष सकारात्मक तो मुश्किल ही आएगा। जब टीम 11 कुछ नहीं कर पाई तो टीम 9 क्या कर पाएगी, जिसमें कि घूम फिर कर वही सब लोग हैं। मैं फिर कहता हूं, कोरोना को कंट्रोल आईएएस अधिकारी, मंत्री या नेता नहीं कर सकते। कोरोना को कौन कंट्रोल कर सकता है? विज्ञान कर सकता है, महामारी के विशेषज्ञ कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, काबिल डॉक्टरों की टीम कर सकती है। तो फिर आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि आईएएस और मिनिस्टर क्या करें? तो हां, उनका भी रोल है। आप सिर्फ संसाधन मुहैया कराइए, रिसोर्सेज मुहैया कराइए, सामान खरीद कर अस्पतालों तक पहुंचाइए, ऑक्सीजन पहुंचाइए अस्पतालों तक, दवाएं खरीद कर पहुंचा दीजिए अस्पताल तक, अस्पतालों में बेड के इंतजाम कर दीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश के बेहतरीन डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ वर्कर यकीन मानिए कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले लोग हैं, लेकिन इनको फ्री हैंड काम नहीं दिया जाता। और ये घटनाएं इस प्रकार की उदाहरण है जो टीम 11 और अब जिसका नाम बदलकर टीम 9 किया गया है। तो जो काम इतनी हाई एम्पावर्ड कमेटी नहीं कर पाई, वो ये टीम 9 कहां से कर पाएगी, जिसमें इतने खुद के आंतरिक मतभेद हैं कि एक मिनिस्टर का विभाग अलग है, उसका काम कोई और मिनिस्टर देखेगा। तो क्या ये कन्फ्लिक्ट नहीं होगा? वो अपने मिनिस्टर की बात अधिकारी मानेगा या दूसरे मिनिस्टर की बात मानेगा? ये क्यों आप ऐसा करते हैं? यही समझदारी का अभाव है। इसीलिए कहा जाता है कि अनुभव बहुत महत्वपूर्ण चीज है और अनुभव का इस्तेमाल बड़ी सार्थकता के साथ होना चाहिए। आज क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन का इस कदर अभाव 25 दिन से बना हुआ है? क्या इस बात का जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार के पास है कि लोग एक एक सांस के लिए तड़प कर मरने को मजबूर हैं? क्यों? आज भी आप वेंटिलेटर्स, बेड्स का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। सामान्य L2 एडवांस स्टेज की बेड्स नहीं है आपके पास, L3 हॉस्पिटल नहीं है। आप किस बात की तैयारी करते रहे? रेमडेसिविर इंजेक्शन पाना अमृत पाने के समान है। 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए में ब्लैक हो रहा है। टेस्टिंग हो नहीं रही है, अस्पतालों में इलाज हो नहीं रहा है, लोग मरने को मजबूर हैं, घरों में तड़प तड़प कर मर रहे हैं। और उस पर से भी आपने एक ड्रैकोनियन ऑर्डर दे रखा है कि ऑक्सीजन प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं मिलेगी। मिलेगी भी तो आपको कोविड का कार्ड, आधार कार्ड और जाओ ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लाइन में लग जाओ 18 घंटे। जिनके घरों के लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, उनके घर के लोग 18-18 घंटे, 24-24 घंटे ऑक्सीजन के लिए प्लांट के बाहर खड़े हैं, आपके ड्रैकोनियन आदेश के चलते, आपकी अनुभवहीनता के चलते। क्या हम कोविड मैनेजमेंट में इतने फेल हो गए हैं कि हम अपने लोगों को ऑक्सीजन तक 25 दिन में नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं? अब तक यह आदेश वापस तक नहीं लिया गया। क्या कसूर है निर्दोष नागरिकों का? वो आपसे सिर्फ इलाज मांग रहे हैं, कोई इमदाद नहीं मांग रहे हैं। हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे घर के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं। शमशान घाट पर धधकती चिताएं बताती हैं कि यह त्रासदी कितनी भीषण और कितनी भयानक है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश शमशान घाट मणिकर्णिका बन गए हैं कि जहां चिता बुझ ही नहीं रही है। आप कहीं भी चले जाएं। और मुझे हैरानी इस बात की है कि अब यह वायरस गांव तक पहुंच चुका है, ग्रामीण इलाके तक पहुंच चुका है, पूर्वा और मजरा तक पहुंच चुका है। वहां भी लाशें उठ रही हैं, वहां भी कब्रें खुद रही हैं,
वहां तो टेस्टिंग भी नहीं होती है किसी की, वहां तो इलाज ना, मामूली मर्ज का इलाज नहीं है तो कोरोना का इलाज वहां कौन पूछने वाला है। गांव में लोग मर रहे हैं, बेतहाशा मर रहे हैं, और कोई रिकॉर्ड कहीं दर्ज नहीं हो रहा है कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, किसको क्या ट्रीटमेंट मिल रहे हैं। गांव के हालात बहनों भाइयों बहुत खराब होते जा रहे हैं। आप डाटा मैनेज करके, आंकड़ों को दुरुस्त करके शहरों में या फिर दूसरी जगहों पर अपनी छवि चमका रहे हो, लेकिन हमारे प्रदेश के ग्रामीण इलाके में लोग मर रहे हैं। हमारे शिक्षक मर रहे हैं क्योंकि आपने उनकी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगा रखी है, वो कोरोना से संक्रमित होकर मर रहे हैं और उनको मुआवजा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो शासनादेश है वो ये कहता है या तो मतदान के दिन हत्या हुई हो, मरे हो, और या तो फिर मतगणना के दिन, और अगर उस दिन कोई पॉजिटिव हुआ है और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई है तो मुआवजा भी नहीं मिलेगा। शासनादेश है, मैं दिखा सकता हूं। इतनी निष्ठुरता, इतनी अमानवीयता, और उस पर से भी हम 2 मई को काउंटिंग करने जा रहे हैं। पंचायत चुनाव की काउंटिंग मैनुअल होती है और एक एक टेबल पे 50-50 लोग पीले होते हैं। कल्पना करिए क्या हालत होगी 2 मई के बाद के उत्तर प्रदेश की। कल्पना करिए हमें कितनी हजार आईसीयू बेड्स चाहिए होंगी। क्या उसकी तैयारी है? पंचायत चुनाव के नाम पर जो मौत का खेल खेला जा रहा है, ये आप पर भले न भारी पड़े, लेकिन हमारे प्रदेश के लोगों पर भारी पड़ रहा है। बहुत तकलीफ में है लोग, एक एक सांसों का संघर्ष चल रहा है। किसी को बेड दिला देना दुनिया का सबसे ताकतवर काम हो गया है। इलाज नहीं मिल रहा है लोगों को, आईसीयू बेड्स नहीं है, और आप 400 दिनों से बस ये तमाशा करते रहे। इससे बड़ा क्रूर मजाक और क्या हो सकता है कि जब आपके घर में आग लगी तब आप कुआं खोद रहे हैं पानी निकालकर आग बुझाने के लिए। समय रहते तैयारियां की गई होती तो आज ये हालत नहीं होती। और अफसोस की बात है, राजनीतिक दलों में अधिकांश शिकार कोविड के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी हो रहे हैं। गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं, तरह तरह के फेसबुक और ट्विटर पे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक एक इंजेक्शन के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता गिड़गिड़ा रहा है, और देवतुल्य कार्यकर्ता बताने वाले नेता और मंत्री आज उन कार्यकर्ताओं को खंदक में झोंक कर भाग आए हैं। अपने घरों में छिपे हुए हैं विधायक, मंत्री और सांसद। जिन कार्यकर्ताओं को देवतुल्य बताकर वोट लेते थे ये लोग, आज उन कार्यकर्ताओं को एक इंजेक्शन नहीं दे रहे हैं। ये जनता के साथ अन्याय और अत्याचार है। इस अत्याचार पर आवाज उठाई जानी चाहिए। मुझे हैरानी है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने विधायकों से क्यों नहीं पूछती है कि कहां है बेड, कहां है आईसीयू, कहां हो रही है टेस्टिंग, क्यों नहीं इलाज करा रहे हो विधायक जी, सांसद जी। आप अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद और मंत्रियों को जवाबदेह बनाइए। उनसे पूछिए कि हमें ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे लोग ये तड़प कर मरने को क्यों मजबूर हैं। अस्पतालों की क्षमता नहीं बढ़ाई गई, उत्तर प्रदेश में शमशान की क्षमता बढ़ाई गई, उत्तर प्रदेश में कब्रिस्तान की क्षमता बढ़ाई गई। इसी कारण आज हमारी ये हालत है कि हम असहाय हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। राजधानी लखनऊ हो, प्रयागराज हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, गोरखपुर हो, अयोध्या हो, बरेली हो, आगरा का क्षेत्र हो, झांसी हो, आप कहीं के भी हालात उठाकर देख लें, त्राहिमाम त्राहिमाम है। अपनों को खोने का गम वो लोग कभी नहीं समझ सकते हैं जिन्होंने इसको कभी स्वीकारा नहीं, इसको कभी महसूस नहीं किया। सरकार के लिए मरते हुए लोग अब डाटा भी नहीं रह गए हैं। कितनी बड़ी तादाद में मौतें हो रही हैं, आप स्वयं साक्षी हैं इस बात के। किसी भी जनपद के शमशान घाट देख लीजिए, आपको कोरोना की विभीषिका पता चल जाएगी। लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखने को तैयार नहीं हैं। अभी जब 2 मई के बाद के हालात खराब होंगे, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? नहीं तैयार हैं। बस जितना दे दिया उसका शुक्रिया अदा करिए, शिकायत मत करिए, वरना मुकदमा करेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अगर किसी पर मुकदमा करोगे तो सीधे कंटेम्प्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट बुलाएंगे और वहीं से जेल जाओगे। शिकायत करने पर मुकदमा और जेल। ऑक्सीजन मत मांगो, बेड मत मांगो, दवा मत मांगो। इस हालात से उत्तर प्रदेश बहनों भाइयों आज गुजरने को मजबूर है। आपको अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को, वो जहां भी छिपे हुए हैं उनको जवाबदेह बनाइए, उनसे पूछिए और उनको बताना चाहिए
कि जो आपको राशन पहुंचा रहे थे, सड़कों पर देवतुल्य कह के आपकी सेवा कर रहे थे, आज वो कहां छिपे हुए हैं? क्यों नहीं आपकी मदद करने के लिए आ रहे हैं? बीजेपी के विधायक तक तड़प के मर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें भर्ती कर लो, उनको भर्ती तक नहीं किया गया, मर गए बेचारे। न जाने कितने और विधायक इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं, सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, अपने ही विधायकों की जानकारी नहीं है। इस हालात के बीच उत्तर प्रदेश में तबाही का स्तर कितना बड़ा होने वाला हम आप नहीं जानते हैं। मेरी चिंता इस बात की है कि आने वाला वक्त बहुत कठिन है। हमें अपनों को बचाना है, उसके लिए आप लॉकडाउन करें, कर्फ्यू लगाएं, इंतजाम करें, आईसीयू बेड्स तैयार करें, कुछ भी करें, क्योंकि दूसरी लहर की पीक आनी अभी बाकी है। आपकी नाकामी और आपकी गलतियों ने आज उत्तर प्रदेश को तबाही के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। यह चिंता है मेरी, और इसका समाधान होना चाहिए। आज मैंने किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता को नहीं बुलाया। मेरा मन आज पीड़ा से खिन्न है, बहुत दुखी है मन। आप जब सुबह सोकर उठते हैं तब लोगों की फरियाद, मरे हुए लोगों की जानकारियां, अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को जिनके साथ आप कल बात किए होते हो, आज उनकी मृत्यु की जब खबरें आती हैं तो आत्मा को कचोटती हैं, बहुत तकलीफ देती हैं, दुख देती हैं, आंख में आंसू लाती हैं। पर आप कितने पत्थर दिल और बेरहम हैं, आप पर फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। लोगों को मरते हुए यूं देखना बहुत तकलीफ देह है। बहनों भाइयों, क्या हमने इस प्रकार के उत्तर प्रदेश की परिकल्पना की थी कि आज हमारी ये बेबसी हो जाएगी कि हम अपने ही लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहे हैं? हमें और आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और आने वाले वक्त के लिए स्वयं तैयारी करनी पड़ेगी। अब आपको किसी के भरोसे बैठने की आवश्यकता नहीं है, वरना यकीन मानो आपकी अर्थी को कंधा देने वाले भी नहीं मिलेंगे। बनारस में अर्थी को कंधा देने के लिए 10-10 हज़ार रुपया लिया जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति के घर का कोई मर गया तो कंधा देने वाला नहीं है, तो उसके लिए 10-10 हज़ार रुपया किराया चलता है अर्थी को कंधा देने के लिए। तो आप कल्पना करिए कि हालात कैसे हो सकते हैं। तो आज मैंने किसी को नहीं बुलाया, किसी राजनीतिक दल को नहीं बुलाया, किसी पार्टी के प्रवक्ता को नहीं बुलाया। इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मेरा मन बहुत दुखी है। कितना पूछें इनसे, कितना इनको शर्मिंदा करें, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है सिवाय इस बात के कि अपनी सरकारों का बचाव करें और विपक्ष उन पर आरोप लगाए। तो आज मैंने डॉक्टर सूर्यकांत से रिक्वेस्ट किया कि आज आप अकेले आओ। हमारे प्रदेश की जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, इलाज नहीं हो रहा है। आपकी बातें सुनकर उनको थोड़ा ढाढ़स बनता है, उम्मीद बनती है, उनके अंदर थोड़ा जीवन की उम्मीद जागती है। उनको लगता है कि वो कोरोना से लड़ सकते हैं, स्वयं लड़ सकते हैं, क्योंकि सरकार ने निराश किया, साथ छोड़ दिया। तो ऐसे में डॉक्टर सूर्यकांत का बड़ा आसरा है। डॉक्टर सूर्यकांत कोरोना के मामलों के देश के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और 1983 से उत्तर प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। बेहद काबिल और बहुत ही योग्य डॉक्टर हैं। आईएमए के नेशनल वाइस चेयरमैन हैं, इस वक्त हैं, तमाम महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, बड़े बड़े पुरस्कार मिले हैं, और कोरोना के मामले पर इनकी विशेषज्ञता को देश सलाम करता है। आज मैंने सिर्फ उन्हीं को आमंत्रित किया है ताकि हम उनसे बात करें, आपकी उम्मीद जगाएं और बताएं कि आप घर पर रहकर अपना कैसे ट्रीटमेंट करें, जिनके परिवार के लोग अस्पताल में भर्ती हैं वो कैसे बचें और किस स्टेज पर क्या करना चाहिए। डॉक्टर सूर्यकांत को लाया जाए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और मैं हमेशा की तरह बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं, अपने लाखों दर्शकों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बेहद विपत्ति काल में आप जैसे परिश्रमी, आप जैसे योग्य काबिल व्यक्ति, शायद मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे मन में आपके लिए कितना सम्मान है कि आप उत्तर प्रदेश के लोगों की बिना किसी अपेक्षा की इतनी बड़ी मदद कर रहे हो, इतनी बड़ी सहायता कर रहे हो। इसलिए मैंने आज डिबेट में किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ आपको आमंत्रित किया। और मैं चाहूँगा कि हमारे 24 करोड़ भाई बहनों को इस मुसीबत से निकालो, वो बहुत परेशान हैं, और बताओ उनको कि इस बीमारी से कैसे बचें। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो मैं भारत समाचार के उन तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जो लगभग 14 महीने से हमारे और आपके साथ बराबर जुड़े हुए हैं। जुड़े नहीं हुए हैं, उनका एक्सपोनेंशियल विस्तार हो रहा है, बहुआयामी विस्तार हो रहा है, बहुत तरीके से विस्तार हो रहा है। और जैसा आपने पिछली बार कहा था कि 8 बजे का लोग इंतजार करते हैं,
और आज तो मुझे आपने मतलब इतना एक तरह से विशिष्ट स्थान दिया है, विशिष्ट समय दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी आपने कहा कि आप इतना समय देते हैं, इतनी इनकी सेवा करने में जुटे हुए हैं, तो मैं एक रहस्य की बात से शुरुआत करता हूँ कि डॉक्टर सूर्यकांत को कोरोना अभी तक नहीं हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है इस सेवा का। आप दूसरों की मानवता की सेवा जितनी ज़्यादा करेंगे, आपकी बॉडी इम्यूनिटी उतनी ही बढ़ती है, आपकी ऑक्सीजन उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। आप सब लोग अगर मानवता की सेवा में लग जाएं, दूसरों की पर सेवा में लग जाएं, तो आपकी जो आत्मबल है वो बढ़ता है, आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ती है और आपकी लंग की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे, हालांकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, हम ऑक्सीजन के 2 चीज बता चुके हैं पिछली बार आपके दर्शकों को कैसे बढ़ाए जाएं। आज हम 2 नहीं, अपनी पोटली में 5 चीजें लाए हैं। पहले अरे बड़ा उपकार आपका। मैं फिर आपके घर लड्डू भेजूंगा। नहीं, 5 चीजें लाए हैं जी। और कल मैंने आपको एक फोटो शेयर की थी रात के 11 बजे की जी। परिवार की फोटो थी। आपने देखा मौसम थोड़ा अच्छा था और पूरा परिवार, एक हमारे जो साली और साड़ू जी हैं उनका छोटा बच्चा, और आपने देखा होगा कि सब वहाँ लॉन में और ज़मीन में बैठे हुए हैं और बिटिया हमारी चाय बना के लाई और हम सब लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। तो मन में आया कि इस माहौल का फोटो आपको भेज दिया जाए और आपको भेज दिया। हाँ, आपने मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आपकी तारीफ हुई। तो देखिए, ऐसा है कि परिवार में वो माहौल बना दीजिए कि कोरोना भी कहे। आपको याद है हनुमान जी जब गए थे तो कौन से घर में सबसे पहले प्रवेश किए थे? हनुमान जी कोरोना नहीं थे, एक सात्विक आदमी थे। उन्होंने देखा राम राम की कहीं आवाज आ रही, पूरे श्रीलंका में दौरा लगाया और एक घर में उन्हें राम की आवाज लगी तो उस घर में वो प्रवेश कर गए। इसी तरह कोरोना कहां प्रवेश कर रहा है, पहले हम आपके दर्शकों को ये बता दें। कोरोना उस घर में प्रवेश कर रहा है जहां पर अशांति है, जहां पे पारिवारिक अच्छा माहौल नहीं है, आपस में तनातनी रह रही है, होमोजीनियस और जो एक सौहार्द का वातावरण होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। कोरोना ऐसे घरों को टारगेट करता है। कोरोना ऐसे व्यक्ति को टारगेट करता है जिसका मानसिक जो बल है, आत्मबल है, वो कमजोर है। देखिए, कोरोना जो है वो भगवान राम को नहीं तलाशता है, वो सुग्रीव को तलाशता है। कोई सुग्रीव मिले जो उसकी देखते ही उसकी ताकत आधी हो जाए, बाली जैसा। तो कोरोना बाली जैसा है, वो ऐसे लोगों को तलाश रहा है कि जो उन्हें देखें, कोरोना का नाम सुने, उनकी ताकत आधी हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आत्मबल ऊंचा रखना है। आप अपना आत्मबल ऊंचा रखें, आप अपने परिवार में सौहार्द रखें और कहें कि अगर कोरोना गलती से आ गया किसी भी मेंबर को तो हम मिलकर लड़ेंगे, जूझेंगे, क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर सूर्यकांत है, हमारे साथ भारत समाचार है, हमारे साथ ब्रजेश मिश्रा जी है, इसलिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, ये डर निकाल दीजिए। देखिए, कोई भी वायरस और कोई भी वैक्सीन आपको उतना प्रोटेक्शन वायरस से नहीं दे सकती है जितनी हिम्मत की वैक्सीन आपको प्रोटेक्शन देगी। जी। तो सबसे पहले आप हिम्मत की वैक्सीन, जुझारू व्यक्तित्व की वैक्सीन, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव मेंटल स्टेटस जिसको आत्मबल हम कहते हैं, उसकी वैक्सीन जो होती है वो सबसे बड़ी वैक्सीन होती है। वो अपने आज से घर परिवार में पैदा कर दीजिए। ठीक, डन। एक बात। दूसरी बात जान लीजिए, खाने पीने की और ये सब बातें आपने सबसे सुनी होंगी, वो ठीक बात है। दूसरी बात ये जानिए कि जो आपकी ऑक्सीजन, वायरस ये चुनता है कि किसको हम शिकार बनाएं और तुरंत ऑक्सीजन के पास ले जाएं, यानी अस्पताल के पास ले जाएं। किसको हम निमोनिया जल्दी पैदा कर सकते हैं, किसको हम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी ARDS हम किसको कर सकते हैं। तो वो किसको चुनता है? कमज़ोर इम्यूनिटी वाले को, कमज़ोर आत्मबल को, बुजुर्ग को और बीमार को। तो आप 2 लोगों की चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक मैं छोटी सी टिप बताता हूं। जो घर में बीमार हैं और ख़ास तौर पर बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को जनरली 60 साल से ऊपर 2-3 तरह की बीमारियां होती हैं। तो अगर घर में कोई डायबिटीज़ का रोगी है तो अभी से उसकी आज से रेगुलर सुबह शाम ग्लूकोमीटर, आप मैं कह रहा हूं कि पल्स ऑक्सीमीटर और ग्लूकोमीटर दोनों ले लीजिए। अगर घर में डायबिटीज़ का रोगी है तो दोनों इंस्ट्रूमेंट से मॉनिटरिंग शुरू कर दीजिए। स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखिए शुगर लेवल का।
बीपी का भी इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखिए बीपी का, डिजिटल बीपी के नापने वाले यंत्र आ गए हैं। आपको कोई बीमारी है उन सबको रखिए। बीमार और बुजुर्गों को एक छोटा सा मैं टेस्ट बताता हूं कि उनकी इम्यूनिटी सही है कि नहीं, फेफड़े का स्टेमिना सही है कि नहीं। एक बच्चों और युवक का बताऊंगा और एक उसका बताऊंगा। अगर कोई बुजुर्ग या बीमार 6 मिनट के अंदर 500 कदम चल ले रहा है आराम से, तो घबराना मत, आपके बुजुर्ग की, आपके बीमार की इम्यूनिटी एकदम दुरुस्त है। कितना बताया मैंने? 6 मिनट, घड़ी देख के 6 मिनट कहिए बाबूजी चलिए बरामदे में, और उनके स्टेप्स गिन लीजिए। और अगर वो 500 स्टेप्स 6 मिनट में पूरे कर ले रहे हैं, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो चाहे वो बीमार हो, तो समझ लेना कि बाबूजी की हमारी इम्यूनिटी, फेफड़े की इम्यूनिटी, फेफड़े की ताकत, फेफड़े का स्टेमिना बिल्कुल दुरुस्त, परफेक्ट है। एक छोटा सा टेस्ट बताया मैंने। ओके। इससे मामूली टेस्ट कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। आसान और पैसे भी नहीं लगेंगे, फ्री है। जी, आपके घर के बरामदे में, सड़क पे कहीं भी चल के लेंगे, 6 मिनट लगातार घड़ी से देख लीजिए 500 कदम उन्होंने पूरे कर लिए कि नहीं, बीच में रुकना तो नहीं पड़ा, हाफे तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, सीने में दर्द तो नहीं हुआ, घबराहट तो नहीं हुई, पसीना तो नहीं आया, ये सब देख लीजिए। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ है, इसका मतलब इनको चेकअप की जरूरत है, इसके माने कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर दिक्कत आ रही है तो इसका तो अपने मतलब फैमिली फिजिशियन को तुरंत फोन मिला लीजिए कि सूर्यकांत, डॉक्टर सूर्यकांत ने एक 6 मिनट वॉक टेस्ट बताया था, इसका नाम है, बाकायदा एस्टेब्लिश्ड है, आज मैं अपने पर्सनल प्रोटोकॉल से नहीं, एविडेंस बेस्ड बोल रहा हूं, 6 मिनट वॉक टेस्ट कहते हैं इसको। और ये सिंपल टेस्ट है। और मैं आपको बताऊं, पिछली बार मैंने क्या कहा था, मैं कहता था कि ये जब कोई हमें इतनी रिपोर्ट बताता है तो मैं कहता हूं व्हाट्सएप से मेरे डिलीट कर दीजिए और घर में हो तो फाड़ दीजिए। कहा था मैंने पिछली बार, कहा था। केवल 3 टेस्ट बताए थे मैंने, 3 C, ट्रिपल C की बात, कोरोना का टेस्ट, CBC का टेस्ट और CRP का टेस्ट, 3C बताए थे। आप अभी फिर बताएंगे आप। इन 3 टेस्ट के अलावा कम से कम डॉक्टर सूर्यकांत को किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। इन 3 टेस्ट पे पूरा कोरोना का इलाज किया जा सकता है। ओके। अब आइए बच्चों और युवाओं के लिए, उनके लिए भी मैं लाया हूं। आज मैं खाली किसी को, आप आज मुझे सेंटा क्लॉज समझ लीजिए, सबके लिए है। इसीलिए मैं आज किसी को बुलाया भी नहीं। नहीं, बहुत अच्छा। इतना तो मतलब वंस इन ए मून ऐसा कभी होता होगा, शायद लाइफ टाइम अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मेरे प्यारे दर्शकों के साथ मुझे इतना अवसर मिल रहा है आज बातचीत करने के लिए। और मैं कहूंगा कि अगर बच्चे कागज पेन लिए बैठे हैं तो, मैंने पहले ही कह दिया, कागज पेन ले लो और नोट करो। जी नोट कर लें। बच्चों और युवाओं के लिए, हम लोग जब बचपन में थे तो खेल खिलौने बहुत ज़्यादा नहीं थे, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हुआ करते थे। तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए कुछ नहीं करना है। हम लोग बचपन में क्या करते थे, वो गिनती गिनते थे। तो जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं वो बच्चे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। हिंदी वाले जो हैं बच्चे और युवा, वो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, जल्दी जल्दी बोलेंगे और 1 मिनट बिना सांस रोके और किसने कितनी गिनती गिन ली। अगर आप सैकड़ा पार हो गए, अरे आपका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जाइए आप सही बात बोल रहे हैं। अरे मस्त रहिए। ये तो बड़ी हैरानी वाली बात बता। अरे आप चौड़े से बिल्कुल, आप मतलब बजरंग बली की तरह पर्वत सब उठा लेंगे, कोई आने तो दीजिए मुसीबत। ओके। तो यूथ और उसके लिए ये हो गया एक 100 की गिनती का टेस्ट। और बड़ों बुजुर्ग बिना सांस लिए आपको एक बार में 100 की गिनती पहुंचनी है। जैसे कि हम लोग बचपन करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मुझे तो अभी भी बिना सांस टूटे 100 तक। जी 100 और अगर कर लिए तो इसका मतलब आप ठीक हो। सैकड़ा पार मतलब नैया पार। ओके। तो ये 2 छोटे छोटे टेस्ट हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट फॉर एल्डरली एंड डिजीज पीपल, और ये यंग और बच्चों के लिए। ठीक है। इसमें प्रेग्नेंट लेडीज शामिल नहीं है क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती हैं। अब आइए दूसरे कदम पर। आपने घर का वातावरण ठीक कर दिया, आपने लोगों की जो हिम्मत है, ताकत है, मेंटल इम्यूनिटी वो पैदा कर दी। अब हम फिजिकल इम्यूनिटी की बात बहुत नहीं करेंगे, एक चीज जरूर करेंगे। आप फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर ये सप्लीमेंट, वो सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट, हाँ, एक इम्यूनिटी सप्लीमेंट की चर्चा बहुत होती है। बहुत चर्चा हो रही, बहुत। ये सब फालतू है भाई, ये सब फालतू है। इसमें एक पैसा मत खर्च करिए, एक पैसा मत खर्च करिए। मैं बताता हूं क्या सप्लीमेंट चाहिए, ये सब भूल जाइए। अरे भाई, मैंने तो एक बार कहा, ये मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन चलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि सर, हमने कहा ये बच्चों को हॉर्लिक्स क्यों कराओ, कभी देखो इसको यार सत्तू भी चखा के देखो। सत्तू और हॉर्लिक्स में ब्रजेश जी कोई स्वाद का अंतर नहीं है, आप आज ही खा के देख लो। आपके जिससे हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनसे कहिए कि सत्तू नहीं है तो कल सत्तू बाजार से मंगवाएं, और एक तरफ हॉर्लिक्स का टेस्ट लें मुंह में और एक तरफ सत्तू का लें। दोनों में अगर कोई स्वाद में अंतर हो तो डॉक्टर सूर्यकांत को बताइए आप।
और सत्तू इतना आसान मिलता है, हर जगह मिलता है, सस्ता मिलता है इम्यूनिटी बूस्टर और इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। बहुत प्रोटीन जो है वो शरबत बना के भी पी सकते हैं, सत्तू का घोल भी। शरबत बना पिए। नमकीन वाले जो है वो नमकीन और अचार के साथ खाएं, और मीठे वाले जो है वो चीनी मिला के खाएं। हाँ, आप तो चीनी वाला ही खाते होंगे। हम दोनों खा लेते हैं। ओके। हम तो थोड़ा सा सत्तू लिया, उसमें पानी लिया, नींबू निचोड़ा और थोड़ा काला वाला मसाला श्रीमती डालती, वो बना देती बढ़िया। ठीक। तो हम अपना बैलेंस ये तो हुआ इम्यूनिटी बूस्टर। देखिए ब्रजेश जी, हमारा प्रोजेक्शन गलत मत करिए। आपने ऐसा प्रोजेक्शन कर दिया कि डॉक्टर सूर्यकांत से बड़ा चटोरा ही नहीं है कोई 24 करोड़। ऐसा नहीं, क्योंकि आप ऐसा समोसा है। कचौड़ी मैं पसंद करते आपके हो। दर्शकों को बता दूं कि जिस दिन मैं कचौड़ी खाता हूं उस दिन 6 खीरे खाता हूं। उस दिन 2 कटोरियां हरी सब्जी अलग। पूछ लीजिए श्रीमती जी से, इनके यहाँ कहती हैं कि भाई हमारे घर में एक खीरा मैन है। तो छोड़ दो, कचौड़ी के चक्कर में क्यों पड़े रहे? नहीं, वो बैलेंस बना के रखते हैं। Okay. अगर घर देखिए, आपने देखिए एक बहुत छोटा सा मेरा कॉन्सेप्ट है, एक और कॉन्सेप्ट मैं ला रहा हूं। 2 तरह के हार्मोन शरीर में होते हैं। एक स्ट्रेस हार्मोन, कोरोना हो गया, हो जाएगा, हाय हम मर जाएंगे, वो आपको एड्रेनलिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है। और एक होता है अच्छा आनंद मिल रहा है बहुत अच्छा, तो वो डोपामीन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। अब हमने कहा डोपामीन ये सब कौन याद रखेगा, तो एक स्ट्रेस हार्मोन रखिए और एक हमने नाम दे दिया आनंदोमोन्स। कहीं नाम है नहीं, मेडिकल डिक्शनरी किसी किताब में कोई ढूंढने न लगेगा ना गूगल पे। हमने उसको नाम दिया है आनंदोमोन्स, ऐसे हार्मोन्स जिनसे आनंद की प्राप्ति होती है। ओके। अब आनंद की प्राप्ति किससे होती है? आपको डायबिटीज है और सामने वो जलेबी रखी हुई है। अब दिमाग में चल रहा है यार डायबिटीज ना होती तो आज हम भी चख लेते, डायबिटीज ना होती तो हम भी, भैया चख लो, थोड़ी खा लो, खोली थाड़ थोड़ी सी जलेबी चख लो, लेकिन चखी लो, आधी गोली रात में बढ़ा देना शुगर की। लेकिन ये जो स्ट्रेस हार्मोन आपको चल रहे हैं इसको रहने दीजिए, इससे और शुगर बढ़ जाएगी। जलेबी से ब्रजेश जी कम बढ़ेगी, लेकिन स्ट्रेस हार्मोन से ज्यादा बढ़ जाएगी। वाह, ये अच्छा समझाते हो आप जी। ये आनंदोमोन्स हैं। ठीक। तो कोरोना जो है वो आनंदोमोन से घबराता है, उसे एड्रेनलिन चाहिए। ओके। जिसके शरीर में जितनी ज्यादा एड्रेनलिन होगी उसकी ऑक्सीजन उतनी ही नीचे आएगी। तो हमें न यानी तनाव लेने से जी आपका ऑक्सीजन लेवल घटता है। तनाव नहीं लेना है। ओके। और मस्ती करने, पैनिक में भी नहीं आना है। और मस्ती करने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। ठीक। अब देखिए कई लोग जो है, मुझे मालूम है 100 तक गिनती वाला प्रयोग शुरू करेंगे, लेकिन अब आधों को आज ही रात में पता क्या होगा, 9 बजे के बाद लोग जब घरों में कहेंगे यार मेरी तो 70 पर रुक गई, मैं 75 पर रुक गया, मैं तो बहुत हालत खराब है, तो भाई घबराइएगा मत, 2 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, सबके 100 पहुंच जाएगा। सब सैकड़ा पार, सब सेंचुरी मारेंगे, सब सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे। 100 कभी बाबू बुजुर्ग लोग भी है 6 मिनट वॉक टेस्ट करेंगे, 500 नहीं 485 हुए। अच्छा, काफी लोग आज ऑक्सीजन को लेकर सवाल कर रहे हैं, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन का संकट बहुत ज्यादा है जी। दूसरा ऑक्सीजन को लेकर आपने जो नई थ्योरी प्रस्तुत की कि 90 तक है तो हॉस्पिटल एडमिट होने की जरूरत नहीं है, 90 से कम है तब आप हॉस्पिटल के बारे में विचार करिए। अब आप ये बताएं कि ऑक्सीजन लेवल कैसे हम मेंटेन करके रखें, उसके लिए क्या और अतिरिक्त उपाय करने की हमें आवश्यकता है? इन दिनों और क्या नए आपने एक्सपेरिमेंट किए? जिनको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है तो या तो वो प्राणायाम करें, और नहीं तो एक क्या है, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आता है, मात्र 300 रुपए का इंस्ट्रूमेंट आता है। उसमें 3 छोटी छोटी टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर एक एक गोलियां होती हैं। और उस बहुत मतलब बच्चों को आप दे देंगे, बिल्कुल खिलौना समझ के खेलेंगे। कोशिश करिए वो भी 300 रुपए का खरीद लें, बहुत बड़ी चीज, महंगी चीज नहीं बताता हूं कभी। वो एक छोटा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एक रबर की ट्यूबिंग लगी हुई है, उसमें जब आप ऐसे खींचते हैं तो पहले 1 बॉल उठती है, फिर 2 बॉल उठती है, फिर तीसरी बॉल उठती है, और फिर टेस्ट इस बात का होता है कि तीनों बॉल आपने कितनी ऊपर उठा के रखी, कितनी देर। अगर आपने तीनों बॉल उठा ली हैं और कम से कम 10 सेकेंड तक आप उठा के रख सकते हैं, तो भाई आपका फेफड़े का स्टेमिना बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर ये प्रयास करते रहेंगे तो शुरू में किसी की 1 बॉल उठेगी, किसी की 2 बॉल उठेगी, किसी की दूसरी नहीं उठेगी गिर जाएगी, फिर उठेगी फिर गिर जाएगी। लेकिन अगर इसके भी आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपका फेफड़े का स्टेमिना बढ़ जाएगा। आपकी जो होता क्या है ब्रजेश जी, मतलब ये सलाह आपकी दोनों लोगों के लिए जो संक्रमित हैं और संक्रमित नहीं हैं, दोनों लोगों वो अपने लंग्स की एक्सरसाइज शुरू करें ऐसे। बिल्कुल। ओके भाई देखिए, कोरोना और लंग्स के बीच में देखिए फाइट होती है। अगर आपकी शरीर की इम्यूनिटी ये भी पावर दे रही है,
आपकी मेंटल इम्यूनिटी ये भी पावर हो रही है। घर में अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअल माहौल है तो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी एक चीज़ हो, मैं बताऊंगा अभी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्या होती है, वो भी एक पावर दे रही है। और असली जो सब पावर दे रहे हैं वो अल्टीमेटली फेफड़े को ही दे रहे हैं। प्राण वायु से मिलती है प्राण शक्ति। तो ये ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, प्राण वायु है और इससे प्राणों की शक्ति मिलती है। तो प्राण वायु, आप सोचिए ये हम हाथ ऐसे उठाया तो इसमें भी हमारी ऑक्सीजन खर्च हुई, तब जाकर के हर एक्टिविटी में ऑक्सीजन का खर्चा होता है। हमें नॉर्मल एक दिन में 350 लीटर ऑक्सीजन अगर हम सामान्य कार्य करते हैं तो जरूरत पड़ती है। कभी हमने सोचा ही 350 लीटर ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? इन्हीं पेड़ पौधों से मिलती है। क्या हम कभी निकलते हुए पेड़ पौधों को नमस्ते करते हैं कि भाई पेड़ पौधे जी नमस्ते, आज आपने हमें 350 लीटर ऑक्सीजन दी, आपका धन्यवाद? कभी नहीं करते। हम बहुत एहसान फरामोश टाइप के इंसान हैं, मतलब मनुष्य हैं। करिए भाई, कल से ये भी करिए। वृक्ष प्रकृति, ये प्रकृति को ही हमने तो बिगाड़ा है, इसलिए प्रकृति हमें बिगाड़ रही है। अब जिन लोगों की ऑक्सीजन लेवल को लेकर बड़ा स्ट्रेस है लोगों के मन में, जी। एक तो हमारे यहाँ लोग अतिरिक्त डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं, मरीज और मरीज के परिजन। अब लोग ऑक्सीजन लेवल कैसे मेंटेन रखें, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, इसके लिए आपका क्या परामर्श है? ठीक, अभी तक ब्रजेश मिश्रा जी मैंने कहा, उसको मैं जरा समराइज कर देता हूँ। जी। डॉक्टर हूँ, साथ में डॉक्टरों को पढ़ाता हूँ, तो मास्टर भी हूँ। तो मेरे दर्शक जो भी मास्टर हैं वो भी समझ लें कि वो जब भी कोई क्लास लें उसको बाद में समराइज जरूर करें, नहीं तो बच्चे भूल जाते हैं। तो अभी तक मैंने बताया कि एक इंस्ट्रूमेंट पल्स ऑक्सीमीटर बहुत जरूरी है। बीपी घर में किसी का है तो बीपी नापने वाला यंत्र, अगर शुगर है तो शुगर वाला जो ग्लूकोमीटर है वो, और एक मैंने बताई 6 मिनट वॉक टेस्ट, वो बुजुर्गों के लिए और बीमार लोगों के लिए, और एक 1 मिनट 100 की काउंटिंग, और एक मैंने बनाया 100 की काउंटिंग, एक सांस में 1 ब्रेथ, 1 ब्रेथ 100 काउंट, 1 ब्रेथ 100 काउंट। ओके। लेकिन आज रात से मेरा निवेदन है कि आज रात आपके ज्यादातर दर्शक 90, 80, 90 के बीच में रुक जाएंगे। तो घबराएं मत। चलो मैं भी चेक करके रात में आपको अपना हाँ जी, 2 दिन की मेहनत में आ जाएगा 100। ठीक है। अब हम उनको बताते हैं कि जो इतने बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो भी बीमारी है उनका करेक्शन करके रखिए, नहीं तो उनका ऑक्सीजन, अगर गलती से कोरोना हो गया तो ऑक्सीजन लेवल नीचे से जाएगा। फिर उसके बाद अब मेरे दिमाग में आया कि हम क्यों कोरोना का इंतजार करें। तो ऐसी चीजें जिनसे फेफड़े का स्टेमिना बढ़ती है, ऑक्सीजन बढ़ती है, वो हम अभी से प्रयास कर रहे हैं। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके ऑक्सीजन, जो आपके फेफड़े का स्टेमिना बढ़ाती हैं, आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाती हैं? नंबर एक है भाप। भाप क्या करती है? भाप को मैं कहता हूं ये फेफड़े का झाड़ू पोंछा है। जैसे आप घर में गंदगी हो जाती है, आप झाड़ू लगा लेते हैं, पोंछा लगा लेते हैं तो गंदगी साफ हो जाती है। उसी तरह जब आप स्टीम लेते हैं तो ये फेफड़े की सांस की नलियां, जो छोटी छोटी भी सांस की नलियां हैं, उनमें जो भी वातावरण, एयर पोल्यूशन या और किसी के कारण पैसिव स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, वो खुल जाती हैं, बंद भी खुल जाती हैं। और कितनी देर लेना है? 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं तो वही हमारे पिछली बार बताया था साले साहब जैसा होगा, सब गला चल जाएगा। अच्छा, एक सवाल और है, कुछ लोग उसमें विक्स डाल देते हैं, कुछ लोग उसमें कुछ और सामग्री डाल देते हैं और फिर भाप लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ मत डालिए, सिर्फ जल ही जीवन है, बस पानी ही काफ़ी है। हमें स्टीम चाहिए, हमें फ्लेवर नहीं चाहिए। अब कुछ लोगों को सादा दाल खाने की आदत है, कुछ तड़का दाल। अब तड़का दाल जिनको आदत है वो अपना तड़का और स्टीम ले लें, वो तो अलग बात है, उनकी चॉइस है। तो स्टीम से क्या होता है, 5 मिनट की स्टीम से आपकी जो छोटी छोटी सांस की नलियां जो बंद पड़ी हैं, कोलेप्स हो रहे हैं, वो खुल जाती हैं। और इसी तरह जब आप, तो ऑक्सीजन लेवल आपका स्थिर रहता है, आप बढ़ा रहता है आपका ऑक्सीजन। जैसे कहते हैं ना कि साहब वो ऑक्सीजन का रिजर्व हमारा है, 2 दिन का रिजर्व है, 3 दिन का रिजर्व है। ऑक्सीजन रिजर्व नहीं था हमारे प्रदेश में, इसलिए तो समस्या हुई। तो हमारा ऑक्सीजन रिजर्व अच्छा रहेगा तो हम किसी भी सिचुएशन को फाइट कर सकेंगे। तो लोगों को चाहिए कि एक तो ये स्टीम लेते रहें बराबर। दूसरा, नॉर्मल हम जब सांस लेते हैं तो हम 1 मिनट में 15 बार सांस लेते हैं, और एक बार में आधा लीटर सांस अंदर जाती है, आधा लीटर बाहर जाती है। हमें पता नहीं चलता कि हम आधा लीटर सांस ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का नाम है प्राण प्लस आयाम, आयाम का मतलब एक्सटेंशन, सो इट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीदिंग। तो नॉर्मल ब्रीदिंग का एक्सटेंशन कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, 3 गुना 4 गुना सांस लेते हैं। जैसे हम सांस ले रहे हैं और फिर हमने सांस ली तो हमने गहरी सांस ली। तो नॉर्मली फेफड़ा क्या करता है, जब आधा लीटर सांस जाती है नॉर्मल, तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, सांस ली फैला, सांस ली सिकुड़ा, सांस ली फैला, सांस ली सिकुड़ा। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं तो सांस ऐसे फेफड़ा फैलता है। तो जिसके बंद कहते हैं ना, खुल जाए बंद अकल का ताला। तो इसमें जितने एल्वुलाई बंद हैं, हमारे एल्वुलाई जो
तो सप्लाई पहुंच गई ऑक्सीजन गैस के एक्सचेंज में काम नहीं ले रहे हैं, बंद पड़े हैं। अरे हमारा तो मालिक कभी काम ही नहीं लेता, हम तो सुसुप्तावस्था में पड़े हुए हैं। ओके। तो ये जब प्राणायाम करेंगे तो आप ऐसे 2 लीटर तक सांस अंदर लेंगे, फिर 2 लीटर पूरी निकालेंगे, फिर लेंगे। तो जितनी बंद नॉर्मली क्या होता है आपको मालूम नहीं है, ईश्वर ने इतनी कैपेसिटी दी है आपको मालूम है 1/3 हमारा जो ऐसी फेफड़े की संरचना जिसको हम लोग डॉक्टरी भाषा में एल्वुलाई कहते हैं, वो कोलैप्स पड़े रहते हैं, काम ही नहीं आता, बंद पड़े रहते हैं। और बनारस का उसको पान, हम डीप आप ब्रीदिंग सोचिए करके आप ठीक इस कर देश में बनारस का पान खाने से अकल का ताला खुल जाता है, तो भाई प्राणायाम करने से अगर फेफड़ा खुल रहा है तो करिए ना, क्या दिक्कत है। ठीक बात है। तो आपका सजेशन है कि डीप ब्रीदिंग भी करें? डीप ब्रीदिंग भी करें। ओके। डीप ब्रीदिंग करें और भाप लें, तो ये एक हो गया। और ये डीप ब्रीथिंग को एक में और जैसे सलमान खान जिम में जाते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं तो अपनी बाइसेप्स बनाते हैं। तो आप फेफड़ा अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो अपना फेफड़े की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और फेफड़े की मसल्स, अरे भाई वेंटिलेटर पे, और कोरोना में सारा खेल फेफड़े का ही है। अरे भाई वेंटिलेटर पे पेशेंट क्यों डाला जाता है? कहते हैं साहब रेस्पिरेटरी मसल फटीग हो गई, रेस्पिरेटरी मसल्स की वीकनेस हो गई, अब इसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। तो भैया क्यों जाना चाहते हो वेंटिलेटर? पहले ही अपनी मसल, रेस्पिरेटरी मसल मजबूत कर लो। वेंटिलेटर पे आप जिंदगी में कभी नहीं जाएंगे, गारंटी है। अगर आप गहरी सांस की एक्सरसाइज करते रहे, हम लोग शुरू में कहते थे जब ये प्राणायाम नहीं है पॉपुलर हुआ था इतना शब्द, तो हम लोग मरीज को कहते थे कोई भी बीमारी हो, भैया डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया करो। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जब अभी आपने बताया कि 1983 में मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हुआ था, और फिर 1990 में मैं जब एमबीबीएस एमडी करने लगा, और फिर 93 में एमडी पास हुआ, और उसके बाद की लंबी कहानी है। तो हम लोग जब जूनियर डॉक्टर थे, तो जूनियर डॉक्टर के नाते मरीजों को यही डिस्चार्ज के समय कहते थे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, डिस्चार्ज कार्ड पे लिखते थे कि भाई गहरी सांस का एक्सरसाइज करते रहो। उस समय कोई मानता नहीं था, अब खैर प्राणायाम आ गया, पॉपुलर हो गया, तो लोग मानने लगे। तो आप प्राणायाम करते रहेंगे तो आपकी जो फेफड़े में बंद एल्वुलाई हैं, उनका छोटी छोटी संरचना होती है अंगूर के छत्ते जैसी, उनको एल्वुलाई नाम दिया गया, वो खुल जाएंगी। तो वो खुल जाएंगी, प्लस आपकी जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी। लोग काफी सवाल भेज रहे हैं, तो अभी पूछूं या आप पहले बताना नहीं, चाहें? आप पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके। सबसे पहला एक सवाल आया है जी, कि क्या कोविड-19 हवा के जरिए फैल सकता है? बिल्कुल फैल सकता है। आप मार्च का मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखिए, मैंने कहा है 3 तरह से कोरोना फैलता है, संक्रमित व्यक्ति से, संक्रमित वस्तु से, संक्रमित वायु से। कैसे? एक बार कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति खांसता है तो करोड़ों वायरस निकलते हैं, और जिस कमरे में खांस के गया वहां घंटों रह सकते हैं हवा में। ये स्टडी है, और ये पहले से भी है, और अभी लैंसेट में पिछले महीने फिर छप चुकी है। ओके। उसने री एंडोर्स किया है। दूसरा सवाल आया है फेसबुक पर कि इसके संकेत और लक्षण क्या हैं, कैसे समझें? क्योंकि गांव में या ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा अवेयरनेस अब मैं कहता हूं, जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान। हर नया लक्षण कोरोना हो सकता है, इसलिए किसी भ्रम में ना पड़ें कि अरे ये एलर्जी का मौसम है, वो जरा हमने नहा लिया गलत समय पे इसलिए हमको, हाँ, खुद ही जस्टिफिकेशन देने लगते हैं। नहीं आज मेरा एग्जर्शन ज्यादा हो गया इसलिए बॉडी एक हो रहा है। ये सब मत करिए भैया, तुरंत टेस्ट कराइए, तुरंत अपने इस को आइसोलेट वक्त करिए। सामान्य सर्दी, खांसी, बुखार भी कोरोना है, ये मान लें? आप बिल्कुल मान लें। ओके। सर्दी, जुकाम, खांसी, छींकें, आंख में खुजली, शरीर में दर्द, पीठ में दर्द, डायरिया, उल्टी, दस्त, बदन दर्द, सब कुछ। दूसरा सवाल है कि डबल म्यूटेशन कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक ना होता तो हमें आज ये स्पेशल टाइम ब्रजेश जी क्यों देते? बहुत खतरनाक है। किस तरह के मरीज ज्यादा आ रहे हैं आपके पास? और डॉक्टर गुलेरिया को आज मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा दूसरी वेव बहुत तेजी से बढ़ रही है और मरीज अस्पतालों में ज्यादा दिन तक उन्हें रोकना पड़ रहा है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो किस तरह के मरीज आ रहे हैं आपके पास? देखिए, हमारे पास जो ज्यादा मरीज आ रहे हैं वो निमोनिया के ही मरीज आ रहे हैं। ओके। और पहले हम लोग के 2020 में भी निमोनिया आते थे, 3-4 दिन एंटीबायोटिक्स दिया, कुछ और दिया, थोड़ा सा ऑक्सीजन हाई फ्लो दी, और 5वें 6वें दिन जाओ भैया ठीक हो गए, नमस्ते। इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस बार 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते लग जा रहे हैं, और डिस्चार्ज करने की स्थिति में नहीं आ रहे हैं। क्या आपके पास उस तरह के ट्रेंड डॉक्टर्स और ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज हैं उत्तर प्रदेश में? अब मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण दूं। हमें जो टीम मिली, अब आप सोचिए, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं एक टीम में मेरे दांत का डॉक्टर कैप्टन है, डॉक्टर दांत के डॉक्टर से कोरोना का इलाज? जी, मैं करवा रहा हूं। दूसरी टीम का जो कैप्टन, जो आपके मित्र का पति पत्नी का इलाज कर रहे हैं, वो पैथोलॉजी की डॉक्टर है, लड़की, लेडी। कैसे कर ले रहे हो आप? भाई करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट प्रोसीजर आप देते होगे? वो हम सब प्रोटोकॉल हम पढ़ाते हैं। और आपने देखा होगा, मैं आपके
कभी ठीक भी करके रात दीजिए में आपने भी आपके मरीज का ऑक्सीजन कितना लेवल मैं व्हाट्सएप कर देता हूं। हाँ, इतना अपडेट तो मतलब मुझे हैरानी है। जी, तो भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्या दिक्कत है इसमें? मैंने कह रखा है कि भाई आप वाइटल्स लीजिए, मरीज की कंडीशन बताइए और हमको व्हाट्सएप करिए, कभी मत गिनिए। मैंने कहा देखिए कोई ट्रबल आएगी तो ट्रबल शूटर मैं हूं, लेकिन काम मैं लेके रहूंगा। आपको इतना पढ़ा दूंगा कि डेंटल की आपकी 15 दिन की पोस्टिंग है उनकी, इस नई टीम की 2 तारीख को खत्म हो रही है। मैंने कहा 2 तारीख के जब जाओगे तो कोरोना के किसी डॉक्टर बन मेडिकल जाओगे। कॉलेज के प्रोफेसर से ज्यादा जानकारी आपको कोविड की होगी। आप भले ही एक और मैंने सवाल कहा और है जिंदगी कि में अगर कोई कोविड पॉजिटिव हुआ था, जी। अब निगेटिव हो गया है, कितने दिन में वो वैक्सीन लगवा सकता है? 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते। जब वो नेगेटिव हो गया, एसिम्प्टोमेटिक हो गया, 2 हफ्ते का आराम करें और 2 हफ्ते के विराम के बाद वो वैक्सीन क्या घर पे भी सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए? जब मरीज है कोरोना का घर में तब, या सामान्य रूप से? सामान्य रूप से भी। देखिए ऐसा है कि जब तक आपको, मैंने जैसे कहा कि घर से बाहर कोई व्यक्ति आया उसे मान के चलिए कि वो कोरोना लेके आया, और जो मैंने सिद्धांत बताया था, नए दर्शक जुड़े होंगे मैं बता देता हूं, एक एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन, एक इंटरनल सैनिटाइजेशन। तो एक्सटर्नल सैनिटाइजेशन का मतलब साबुन पानी से आप नहा लिया, वायरस फ्री हो गया आपका बाहरी शरीर। अब आपके कहीं गले फेफड़े और उसमें तो नहीं है, तो आपने स्टीम ले ली, तो इंटरनल सैनिटाइजेशन हो गया, आप कोरोना फ्री हो गए। मैं तो भाई नहीं, मैं तो उस अपने घर में छोटा बच्चा जो हमने बताया साली और साड़ू जी का है, वो मैं तो उसको खिलाता हूँ रात में। तो मैं तो बच्चे से भी फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर कुछ रहा हूँ। लोग घर पे सामान लाते हैं, जैसे सुपरमार्केट से सामान लाए, सब्जियां लाए। जी जी जी, वो लोग काफी सवाल पूछ रहे हैं कि हमें तो है नहीं, कहीं सामान लाए हो ना जाए, तो क्या सरफेस पे है ऐसा? ऐसा है, सरफेस का पहले बहुत थ्योरी आई थी पिछली वाली। अब हाँ, अब आपको बता दें कि सरफेस पे जो वायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और आपने सिंपल सैनिटाइजर ऐसे स्प्रे वाला भी कर दिया तो सब ठीक हो गया। और वैसे भी आप जान लीजिए कि अब तो शॉपिंग मॉल या उसमें ज़्यादातर तो अब ये ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है, वहाँ तो बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ भी लोग मास्क लाए रखते हैं और सैनिटाइज़र वहाँ रखे रहते हैं। किसी भी उसमें जाइए सबसे पहले आपको सैनिटाइज़र ही मिलता है, तो उससे उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने बहुत आलू उबाल मतलब दिए, जो सामान बाहर से लाएं उसको सामान्य तरीके से सामान्य तरीके से सैनिटाइज कर ले, बस काफ़ी है, उतना पर्याप्त है। नहीं, आप बचिए तो बस केवल उस कोरोना के व्यक्ति से खांसने, छींकने और क्लोज में बातचीत करने से। ओके, एक और प्रश्न है जो काफी लोग कर रहे हैं। हाँ जी, वो पूछ रहे हैं कि अगर किसी की मृत्यु हो गई कोरोना के चलते, जी जी, तो अंतिम संस्कार में क्या शव छुआ जा सकता है या नहीं छुआ जा सकता? देखिए नहीं, कितने डिस्टेंस पे रहा जा सकता है? नहीं, हम लोग जो हैं, हम लोग जैसे डेड बॉडी हो जाती है तो उसको रैप करवाते हैं, पूरी तरह से रैप जाती है, पोस्टमार्टम वाले उसको फिर दोबारा री रैप करते हैं, और उसके बाद ग्लव्स पहन के डेड बॉडी को आप टच कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दाह संस्कार जिस भी आप धर्म को मानते हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं, लेकिन आइडियल रिकमेंडेशन जो है वो विद्युत शवदाह का है, इलेक्ट्रिक का आइडियल वही है जी। तो ये वायरस आगे चलकर कमजोर होगा या फिर अभी और ज़्यादा ताकतवर होगा? हमें क्या करना चाहिए? देखिए हम ये वायरस की ताकत क्या है? वायरस की ताकत है कि उसको रहने का रैन बसेरा चाहिए टेम्परेरी। वो टेम्परेरी ऐसा मेरा फेफड़ा हो सकता है, ब्रजेश जी का हो सकता है, किसी भी दर्शक का हो सकता है। हम रैन बसेरा देन बंद कर दें, वायरस खत्म हो जाएगा। हम रैन बसेरा उसको दे रहे हैं, इसलिए वो मल्टीप्लाई कर रहा है और इसलिए वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो हमें इस चेन को तोड़ना होगा। हमें ये रैन बसेरा देने की जो प्रवृत्ति है कि हाँ मेरा फेफड़ा खाली है, आजा मेरे अंदर रह जा, 2-3 दिन रह जा, मस्ती करके चला जा, ये हमें प्रवृत्ति खत्म करनी पड़ेगी, तभी हम इस चेन को रोक पाएंगे। और ये बात सही है, समय के साथ हर वायरस कमज़ोर होता है। कोई भी हिस्ट्री उठा लीजिए आप, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, या सार्स हो, मार्स हो, इबोला हो, कोई हो, हर समय के साथ देखिए अब कहाँ बचा नाम स्वाइन फ्लू का, बहुत कम हो गया। अच्छा, अब देखिए अगर इलाज नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं, ऑक्सीजन भी उपलब्ध नहीं है उतनी मात्रा में जितनी होनी चाहिए, अस्पतालों में बेड भी नहीं है, दवाएं भी नहीं है, तो घर पे रह के लोग कैसे ट्रीटमेंट करें? अगर ऑक्सीजन लेवल उनका 90 से 94 के बीच है या थोड़ा बहुत और नीचे आ रहा है, तो कैसे मैनेज करें? जो नए दर्शक जुड़े उनको थोड़ा सा आप 2 मिनट में ब्रीफ करें। एक तो मैंने कहा है कि घर में चाहे अब मैंने एक जैसे मैंने कहा ना, वो अपने पास 3 मिनट हर बार स्ट्रेटेजी हाँ बदल देता हूँ। तो मैंने क्या किया है कि अब सभी लोग कम से कम 2-2 घंटे उल्टा लेटना शुरू कर दें, थोड़ा डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, स्टीम बराबर लेते रहें, सबके फेफड़े मजबूत रहेंगे, कोरोना घुसेगा नहीं आपके फेफड़े में। और अपना मेंटल स्टेटस जो है वो बड़ा मेंटेन करके रखें, तनाव ना लेना, पैनिक करें। और दूसरी बात जैसा मैंने कहा कि
स्टेरॉयड नाम की जो दवा है, ऑक्सीजन के बाद अगर वाकई में कोई और ऑक्सीजन बढ़ा सकती है, पांचवी चीज, बाकी 3-4 चीजें तो मैंने बता दी, पांचवी चीज वास्तव में स्टेरॉयड है, यही रामबाण है। और 94 के नीचे जैसे ही हो, एक बार अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दीजिए, इसलिए क्योंकि थोड़ी इससे शुगर बढ़ती है, बस, और कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं। स्टेरॉयड में कौन सी लेनी चाहिए? देखिए, डेक्सामेथासोन भी ले सकते हैं। देखिए, स्टडी जो हुई है, क्लिनिकल स्टडी, वो डेक्सामेथासोन की हुई है, लेकिन मैं ये मानता हूं, और मेरे जो जितने 14 महीने का मेरा अनुभव है, कि डेक्सामेथासोन हो, चाहे मिथाइल प्रेडनिसोलोन हो, चाहे प्रेडनिसोलोन हो, डेक्सामेथासोन 4 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम की गोली, जो जिनको कम 60 किलो से कम है, 60 किलो से ज़्यादा है तो 8 मिलीग्राम की गोली सुबह दोपहर शाम। मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी 4 मिलीग्राम और 8 मिलीग्राम की आती है। कितने दिनों तक? 5 दिन। ओके। सिर्फ 5 दिन में चमत्कार हो जाता है। और प्रेडनिसोलोन है तो उसकी 20 मिलीग्राम की गोली, एक गोली रोज। कुछ लोगों का सीटी स्कोर जो हुआ है वो 15 के आसपास आता है, तो वो कुछ ज़्यादा परेशान देखिए, रहते मैंने कहा 15 से नीचे जिसका, उसकी तो मैं रिपोर्ट कहता हूं फाड़ के फेंक ठीक दीजिए। है। और अगर 15 है तो? हाँ, 15 से ऊपर है तो एक चीज थोड़ी सी मैं और बता दूं कि 15 से ऊपर उनका है तो उनका मामला थोड़ा लंबा चलने वाला है, जिसको हम कहते हैं लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड। ओके। अब ये पोस्ट कोविड क्या होता है कि कोविड यात्रा शुरू हुई, पहले 3 हफ्ते को हम कहते हैं कोविड पीरियड, 3 हफ्ते से 3 महीने को हम कहते हैं एक्यूट पोस्ट कोविड, और 3 महीने के बाद पीरियड को हम कहते हैं क्रॉनिक पोस्ट कोविड। तो ये जो 15 से ऊपर वाले हैं, अब मतलब वैसे तो 2-3 स्कोर वाले भी भर्ती हो जाते हैं टेंशन में आके, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो 15 का स्कोर से ऊपर वाले हैं, बस उनको ये ध्यान रखिए कि वो अपने चिकित्सक के बराबर संपर्क पर हैं, उनको थोड़ी सी समस्याएं लंबी हो सकती हैं और आगे चल को उनको वो स्टेरॉयड ले सकते हैं? वो भी स्टेरॉयड ले सकते हैं। उसका उनके लंग्स पे कोई असर? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, स्टेरॉयड का मैं आपको बता दूं, हम लोग अक्सर जब पढ़ते थे और मैंने शुरू में पढ़ना शुरू किया तो मैंने देखा कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स, चाहे अनक्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में, अनक्वालिफाइड डॉक्टर पुड़िया में पीस के, और ये सब स्टेरॉयड दे रहे थे। तो मैंने कहा, मेरा स्टेरॉयड अमृत, तेरा स्टेरॉयड विष, ये कॉन्सेप्ट है। सब स्टेरॉयड की बुराई करते हैं और देते सब हैं। तो कि स्टेरॉयड कोई खराब दवा नहीं है, इसने बहुतों की जिंदगी बचाई है इतने, जब से ये डिस्कवरी हुई है। 15 दिन तक स्टेरॉयड दिया जाए, आपके बॉडी की कोई भी जो एक्सेस है उसको खराब नहीं करता है, कोई मेजर साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है। केवल एक ही साइड इफेक्ट होता है कि वो शुगर को बढ़ा सकता है, बस। तो 15 दिन तक जब आपको एक्सेस को खराब नहीं कर रहा है, हम उस एक्सेस को कहते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सेस, उसको खराब नहीं कर रहा है, तो फिर 5 दिन में कहाँ से खराब कर लेगा? तो इसलिए 5 दिन पहले ही ले लीजिए, नहीं तो भर्ती हो गए तो फिर तो 15 दिन और पता नहीं कितना लेना पड़ेगा। वहाँ तो हम लोग वहाँ पे इंजेक्टेबल डेक्सामेथासोन देते हैं, हमारे प्रोटोकॉल में है। अब देखिए ना, आपको जैसे मैंने बताया, लोग हंसेंगे दर्शक कि डॉक्टर सूर्यकांत दांत के डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं कोरोना का, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। आपका सक्सेस रेट इतना क्यों है कि आपके यहाँ जो पेशेंट कोरोना के एडमिट होते हैं वो ठीक हो जाते हैं? हमें खबर पड़ रहा था। नहीं, देखिए, अब ऐसा है, ऐसा नहीं मतलब है सक्सेस रेट अच्छा है? हाँ, नहीं, सक्सेस रेट तो इसलिए है कि देखिए, जो एक्चुअल जो प्रोटोकॉल है WHO से लेकर ICMR, उसको डॉक्टर सूर्यकांत ने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट में विश्वास करते हैं, हम जो हैं वो इंतजार नहीं करते हैं। ओके। और व्हाट डू यू मीन बाय एग्रेसिव ट्रीटमेंट? एग्रेसिव ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि अब जैसे मान लीजिए कि 90-88 ऑक्सीजन पे कोई आपके पास भर्ती हुआ, आप क्या करते हो? अब जैसे लोग जो हैं स्टेरॉयड वो कहते हैं 90 के बाद दीजिए, हम 94 के बाद देना शुरू करते हैं, तो ये एग्रेसिव हो गया ना, एक स्टेप अहेड हो गए ना। ओके। मेरा मानना है, लोग कहते हैं वो CRP वैल्यू जो है वो तो अभी 7 ही है, हम कैसे स्टेरॉयड दे दें? मतलब अरे भाई, C रिएक्टिव प्रोटीन की वैल्यू जो कहते हैं 20 से ऊपर जाएगी तब हम स्टेरॉयड देंगे, कहीं लिखा हुआ है गाइडलाइन में 1-2 में कि अरे हम तो CRP देखते ही नहीं। एग्रेसिव ट्रीटमेंट, एग्रेसिव ट्रीटमेंट। नेक्स्ट। और दूसरा मॉनिटरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात है मॉनिटरिंग। अरे हमें तो आप इंटर पास दे दो, हम उससे भी ट्रीटमेंट करा देंगे। मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, दे दीजिए हमें इंटर पास, हम 2 दिन में उसको ट्रेंड कर देंगे, उससे भी करा लेंगे और मॉनिटरिंग भी करा लेंगे। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। पर इतनी मौतें क्यों हो रही हैं डॉक्टर साहब? पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए हाहाकार मचा है। देखिए, पूरे आपका मन में भी ये सवाल आता है? देखिए, वाई मॉर्टलिटी अभी भी भारत में 1.21% है, और मौतें इसलिए हो रही हैं क्योंकि केसेस ज्यादा हो रहे हैं। केसेस ज्यादा होंगे तो उसी अनुपात में मौतें बढ़ जाएंगी। तो मैं बता रहा था, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, रात के 2 बजे भी मैं व्हाट्सएप पूछ लेता हूं, इसका जरा हमें SpO2 फोटो खींच के भेजो, लिखो नहीं, उसका फोटो खींच के भेजिए, ओके, पल्स ऑक्सीमीटर का।
तो ये क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और आपने देखिए जितनी दुनिया में लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो लीडर ने लड़ी हैं, और लीडर ने अपने लोगों को मोटिवेट किया है, और तभी जाके, वरना अलेक्जेंडर 32 साल की उम्र में आधी से ज़्यादा दुनिया जीत लेता। कैसे जीत लेता? सेनाओं तो बहुतों के पास थी। तो मोटिवेशन, अब मैंने 3 मिनट आपको भेजा था, मैंने जब पहले दिन लोग जो भर्ती किए गए इसी दौरान, उसका मैंने एक 3 मैंने मिनट का देखा, वीडियो पूरा सारी लिस्ट देखी आपकी। हाँ, सबका ऑक्सीजन लेवल बढ़ा है, पल्स रेट भी मेंटेन है। जी, वो तो आपके मित्र का था, तो उसके साथ साथ बाकी और भी बाकी लोगों का भी था, मैंने देखा। जी 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 जी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने एक 3 मिनट का वीडियो भेजा था शुरू में जी, जो मैंने मोटिवेशनल स्पीच दी है उनको काम करने की। तो देखिए, मोटिवेशन जरूरी है और मॉनिटरिंग जरूरी है। दवाई सफाई और सुनवाई। दवाई सफाई और सुनवाई, जो मोटिवेशन जरूरी है और मॉनिटरिंग जरूरी है। अगर ये 2 काम आप किसी कार्य में कर ले जाएं तो रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। और हाँ, एक जरूर है, एक स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा मैं और आधा मिनट बोल देता हूँ। जी, मैं इस पर विश्वास नहीं करता था कि ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी क्या होती है, लेकिन मैं पढ़ने बैठा तो मुझे कुछ नॉन मेडिकल उसमें आया। तो उसमें देखा, एक अमेरिका में स्टडी हुई कि रोज क्लास के उन्होंने आधे विद्यार्थियों को सुबह सुबह हवन करवाया, मंत्रोच्चार करवाया, आधों को कहा सोते रहो। और जिनको हवन और मंत्रोच्चार कराया उनके जितने पैरामीटर थे, हीमोग्लोबिन से लेके प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये वो विटामिन, सब बढ़ गए। तो मैंने कहा भाई अब मानना पड़ेगा डॉक्टर सूर्यकांत, अब तो ये पढ़ लिया आपने पब्लिकेशन। उस दिन से मैं मान गया कि ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी भी कोई चीज होती है। अब वो पहले वो श्रीमती जी हमारी सुबह, आज मंगल का दिन है, हनुमान चालीसा चला दो, बुध का दिन है, पता नहीं गणेश जी का कुछ चला दो, जाने उनका सब फार्मूला है, वही सब प्रोटोकॉल। हम तो कोविड प्रोटोकॉल तो हम पहले ने, उससे भयंकर प्रोटोकॉल तो हमारे घर में है। वो मैं देख के आपको समझ सकता हूँ। हाँ। तो लेकिन अब अच्छा लगता है सब वही। जी, और मैं एक मुझे ऐसा वीडियो मिला है, मेरे मित्र हैं वाराणसी में, वो भी स्पिरिचुअल गुरु हैं, लेकिन वो बहुत बिंदास टाइप के आदमी। सर मेरे पास 30 सेकंड बचे हैं। मैं वो वीडियो आपको रात में भेजूंगा, वो आप जरूर देख लीजिएगा, मुझे उससे बहुत शांति आने वाले दिनों में आईसीयू केसेस और बढ़ेंगे, जिस तरह से काउंटिंग वगैरह होने जा रही है। आने वाले जो केसेस हैं आगे वाले, वो ऑक्सीजन डिमांड की बढ़ने वाले हैं, ऑक्सीजन डिमांड के ही बढ़ेंगे। और अगर हम हाई फ्लो उनको ऑक्सीजन दे जाएं तो हमें वेंटिलेटर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको मालूम है, मैंने कह दिया, बिल्कुल आखिरी रिसोर्ट जब बच जाए कुछ, तब लड़कों वेंटिलेटर पे डालना, वो भी मुझसे पूछ के। वाह। और रेमडेसिविर का इंजेक्शन तो बिल्कुल नहीं, जिसमें जो लेके आता उससे मैं केस शीट पे लिखवा देता हूं कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन मेरी जिम्मेदारी पे लगवाए जा रहे हैं, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, यहां डॉक्टर कोई जिम्मेदार नहीं है। वाह, आपको लगवा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेहद कीमती वक्त देने के लिए। बहनों भाइयों, आप सब भी बेहद सावधानी बरतिए। इस वक्त कोरोना का जो संक्रमण है वो बहुत तेजी से विस्तार ले रहा है। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।